प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने आज के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस सेट जो है कक्षा 5 विषय हिंदी को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भाग 1, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा, यहाँ पर आपको एक कविता दे रखी है। पहले उस कविता को पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे इस कविता को पढ़ोगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था धेला। धेला होता है बेटा पैसा। धेले का मतलब होता है पैसा। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालीन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालीन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यह बजता बाजा। तो इस कविता का मतलब है, एक गुरु था और एक चेला था। वो दोनों घूमने चल दिए, लेकिन उनके पास एक भी धेला नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। चलते चलते वो एक नगरी में पहुंच गए। नगरी का मतलब है यहाँ पे एक नगर में, एक शहर में पहुंच गए। ठीक है बेटा, जहाँ की सड़कें बहुत ही चमाचम थी और डगरी, डगरी माने होता है रास्ता। वहाँ के रास्ते भी जो थे वो भी बहुत ही चमाचम थे। मिली एक ग्वालीन धरे शीश गगरी। ग्वालीन, ग्वालीन क्या होती है बेटा? जो बहुत सारी गाय पालती है। ठीक है। धरे शीश, शीश होता है सिर, सिर के ऊपर गगरी, गगरी रख रखी थी उसने अपने सिर के ऊपर। मटका होता है या घड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं घड़ा। ठीक है बेटा। गुरु ने कहा तेज ग्वालीन ने भगरी। गुरु ने उसे रोका और बोला कि तेज ना भग। बता कौन नगरी बता कौन राजा। उसने पूछा कि ये बताओ कि ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है, जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कि यहाँ कौन सा राजा राज करता है, उसके बारे में हमें बताइए। चलिए बच्चों, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंक्ति मिली एक ग्वालीन धरे शीश गगरी में गगरी शब्द का क्या अर्थ है? ग्वालीन का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो गाय पालती है, दूध बेचती है, वो ग्वालीन होती है। ठीक है। ग्वाला, ग्वालीन ये स्त्री पुल्लिंग शब्द है। ग्वालिंग एक स्त्रीलिंग है और ग्वाला पुल्लिंग शब्द है। तो गगरी, गगरी का मीनिंग क्या है? जो सिर पे रख के जाते हैं। देखिए, मैंने उसकी एक फ़ोटो भी बनाई है तो आप लोग समझ जाओगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाल्टी, घड़ा, गिलास या चिमटा। तो इसका सही विकल्प बी, घड़ा सही उत्तर है इसका। ठीक है बेटा, गगरी का मीनिंग होता है घड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया कौन से शब्द होते हैं? विलोम शब्द होते हैं बेटा उल्टा शब्द, उल्टा जिसका अर्थ होता है। ठीक है। तो राजा का विलोम होता है रानी, नहीं रानी तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा का होता है बेटा रंक, मंत्री भी नहीं होता, महाराजा भी नहीं होता। तो राजा का विलोम हो जाएगा रंक, राजा रंक। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, गुरु और चेले के पास क्या नहीं था? तो हमारे पास ऑप्शन है गुड़, घड़ा, कपड़ा, धेला। तो जैसा कि मैंने कविता की दूसरी लाइन में ही बताया था, धेला नहीं था उनके पास एक भी और वो घूमने चल दिए। तो धेले का मीन्स होता है पैसा। तो गुरु और चेले के पास एक भी धेला नहीं था। तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु ने ग्वालीन से क्या पूछा? ऑप्शंस है, यहाँ का राजा कौन है, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने सिर पर क्या रखा हुआ है, यहाँ की रानी कौन है। तो जब वो ग्वालीन तेज तेज भग रही थी तो गुरु ने उसको बोला ना कि ए ग्वालीन तेज न भग, हमें बता कौन सी नगरी है, कौन सा राजा है। तो क्या पूछा था? यहाँ का राजा कौन है। तो विकल्प 1 जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलते चलते दोनों कहाँ पहुँचे थे? गाँव में, नगरी में, कस्बे में, घर में। तो पता ही है बेटा नगर में पहुँच गए थे। तो विकल्प जो 2 है वो इसका सही उत्तर होगा नगरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश का जो है नाम है वो है राख की रस्सी। ठीक है बेटा, राख की रस्सी। राख पता ही है जब किसी चीज़ को जलने के बाद जो
एक ग्रे ग्रे कलर का जो पदार्थ बच जाता है स्लेटी रंग का, उसको क्या बोलते हैं हम? राख बोलते हैं। तो राख की रस्सी। चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो बेटा इसका मीनिंग है कि एक लोनपोगार एक मंत्री था। लोनपोगार क्या था? मंत्री। तिब्बत का जो 32वां राजा था सोनगवसेन गाम्पो, राजा का नाम था सोनगवसेन गाम्पो। अगर आपको एक साथ पढ़ना नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा सोनगवसेन गाम्पो, ठीक है। तो तिब्बत का राजा था सोनगवसेन गाम्पो, उसका मंत्री था लोनपोगार। वह बहुत ही चालाक था और हाजिर जवाब था, बहुत अच्छे से जवाब देता था। उसके सामने कोई भी नहीं टिकता था। चैन से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उनके लिए एक समस्या थी, उनको एक चिंता लगी रहती थी। क्या? जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उन्हें पता चला कि वो बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल भी होशियार नहीं है। तो उसका आगे कैसे काम चलेगा, क्योंकि वो बहुत सीधा है। तो लोनपोगार ने एक दिन क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। कितने भेड़ें दी? 100। और बोला कि तुम इनको शहर ले जाओ, लेकिन इनको मारना नहीं, बेचना भी नहीं है, ठीक है। और जब इन्हें वापस लाओ तो 100 जौ के बोरों के साथ लाना, यानी कि 100 भेड़ें तो वापस लानी ही लानी है, ना तो इनको मारना है ना इनको बेचना है, लेकिन इन 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे भी लेकर आओगे, ठीक है। अगर तुम नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर की तरफ रवाना कर दिया। चलिए बच्चों इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 6, लोनपोगार किस राजा के मंत्री थे? तो जैसा कि हमने पहली ही लाइन में पढ़ा, किस राजा के मंत्री थे ये पढ़िए। आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सोनगवसेन, सोनगवसेन, सोनवसेन, सोनवगसेन। तो चलिए हम पहले इसमें ही देखते हैं अपने गद्यांश में। देखो यहाँ इसको पढ़ो आप लोग तोड़ तोड़ के। सोनगवसेन गाम्पो, सोनगवसेन, सोन। तो पहले सोन देखते हैं किस में है। सोन, देखो विकल्प ख में हमें दिखाई दे रहा है सोन, तो विकल्प ख सही उत्तर है, सोनगवसेन। अगर आपको यहाँ से प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिल रहा है तो यहाँ से प्रश्न को पढ़िए, फिर उस गद्यांश में या उस कविता में उसका उत्तर देखिए और फिर वापस उस प्रश्न पर आकर सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोनपोगार किस लिए मशहूर था? अपनी अमीरी के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। विकल्प 4, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही चालाक था और हाजिर जवाब भी था। चलिए अगला प्रश्न है, लोनपोगार की चिंता का विषय क्या था? उनका बेटा स्वास्थ्य में कमज़ोर था, उनका बेटा नालायक था, उनका बेटा चतुर था, उनका बेटा बहुत भोला था। तो यही है बेटा विकल्प 4, उनका बेटा बहुत ही भोला और सीधा साधा था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो विकल्प 4 सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? 100, 105, 101, 150। तो देखिए पहले हम इनको देखते हैं कैसे लिखते हैं। 100 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। 105 को ऐसे लिखते हैं, 101 को हम ऐसे लिखते हैं और 150 को हम ऐसे लिखते हैं। तो आप अब बता सकते हो, इसको हम खाली 100 भी बोल सकते, 100 बोलो या 100 बोलो बराबर है। तो लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी, 100। तो विकल्प 1 सही उत्तर होगा, 100। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहा?
विकल्प 1, इन्हें वापस लाना 200 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। विकल्प ख, इन्हें वापस मत लाना वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। विकल्प 3, इन्हें वापस लाना 100 के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। 4, इन्हें वापस लाना 100 गेहूं के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कि है एक विकल्प 3 जो है इसमें थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। 100 के बाद ये जो लिखना भूल गए हैं, बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में वापस घुसने नहीं दूंगा। तो लोन पोकार ने अपने बेटे को यही बोला था ना कि ये 100 भेड़े लो, शहर में जाओ, इनको बेचना मत, मारना मत, और इनको वापस लेके आनी है 100 जौ के बोरों के साथ, 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वो सही उत्तर होगा, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना वो उसे घर में घुसने नहीं देगा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाग 3, निम्नलिखित पत्र को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पत्र हैं, ये है बफलो न्यूयॉर्क से लिखा गया है। ये जगह होती है बेटा, प्लेस होता है जहाँ से पत्र लिखते हैं हम, वहाँ का लिखा जाना चाहिए उस जगह का नाम। तो ये बफलो जगह है। ये तारीख है 20 मार्च सन 1995 को ये लिखा गया है पत्र। ठीक है, यहाँ पे पहले जगह फिर तारीख। प्रिय नित्या, तो यहाँ पर किसका नाम आता है जिसको हम पत्र लिखते हैं? तो ये जो नित्या नाम की लड़की है, इसको हमने पत्र लिखा है, तो ये उसके नाम का है, नित्या को लिखा है। चलिए पत्र पढ़ते हैं। तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमरीकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। 8वीं का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़त और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अध कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ़ पिघल गई है, बसंत आने को है, बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। सैसने नरेंद्र नाथ। तो ये पत्र बेटा नरेंद्र नाथ ने लिखा है। किसको लिखा है? नित्या को लिखा है। तो नित्या को उसने क्या बोला है? नित्या को उसने बताया है कि नित्या जो है वो प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। उसने उसको बोला है कि तुम प्रतियोगिताओं में भाग लो, लेकिन अपनी जीत पर घमंड मत करना, अगर हार जाओ तो बुरा नहीं मानना है, मन छोटा नहीं करना है। और भी कुछ अपने वहाँ पर न्यूयॉर्क के बारे में उन्होंने कोई बात बताई है, ठीक है। और अस्मिता के बारे में बताया कि उसका दाखिला स्कूल में हो गया है। कुछ भाषाओं के बारे में बताई है कि हिंदी बोलो तो हिंदी ही बोलो, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी ही बोलो, दोनों भाषाओं में खिचड़ी मत पकाओ, मतलब एक दूसरे में मत मिलाओ। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 11। यह पत्र किसने किसको लिखा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्न नरेंद्र नाथ ने किसको लिखा था? नित्या को। तो क्या ये ऑप्शन में है? यस, विकल्प 2 नरेंद्र नाथ ने नित्या को। तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदा कदा का अर्थ है। यदा कदा का अर्थ क्या होता है बेटा? हमेशा, कभी कभी, एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर। यदा कदा का मीन्स होता है कभी कभी, ठीक है। तो यदा कदा का मीन्स होता है कभी कभी। चलिए प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश की जब हम वर्कशीट कर रहे थे तब मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था। प्रोनाउन को ही हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनको हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, संज्ञा क्या होता है बेटा? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल एट्सेट्रा, इसको हम संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है, तो राधा यहाँ पे क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो वो संज्ञा है राधा। लेकिन मैं वहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ, राधा की जगह वह पढ़ रही है, तो राधा की जगह मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, वह का, तो संज्ञा के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया, वह, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है। तो तुम, वह, वे, नित्या, तो नित्या क्या है, नित्या तो एक नाम है लड़की का, तो किसी भी लड़की या लड़के या किसी भी पर्सन, व्यक्ति का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ये यहाँ पे गलत, ये यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है। तो विकल्प जो चौथा है ये सही उत्तर होगा, ये एक सर्वनाम नहीं है। तुम भी सर्वनाम है, वह भी, वे भी, लेकिन नित्या जो है वो एक नाम है, वो एक सर्वनाम नहीं है। तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीतने पर रिक्त स्थान से बचना चाहिए। जीतने पर क्या नहीं करना चाहिए, गर्व, घमंड, ईमानदारी, सच्चाई। तो बेटा हमें जीतने पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। विद्यालय हम कैसे लिखते हैं, विद्यालय, 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 तो ये सारे ही विद्यालय है, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका जो है वो नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है ये सही तरीका है। हम जो नंबर 1 वाला लिखते हैं, बहुत सारे ये भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। विद्यालय जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, वह पे छोटे की मात्रा, द आधा, मतलब नीचे हलंत लगा दो, य आ ल य, विद्यालय हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही तरीका है। तो चलिए बच्चों, हमने अपने आज के इस प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। तो आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।